हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपना दोस्त अरविंद शर्मा। मैं आज आपके लिए एमपी पटवारी का एमपीएसआई और पीएससी का नेक्स्ट क्लास लेके आया हूँ। कल हमने नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा था मध्य प्रदेश के गठन के बारे में। तो दोस्तों आज हम मध्य प्रदेश के गठन के बारे में ही नेक्स्ट क्लास चलाएंगे। कल हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश के गठन के बारे में, प्रथम चरण के बारे में पढ़ रहे थे। तो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ कल का। तो दोस्तों कल हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश के प्रथम चरण के अंदर जो हम स्वतंत्रता से पहले 1947 से पहले मध्य प्रदेश की क्या स्थिति हुआ करती थी, कहाँ से कहाँ तक मध्य प्रदेश था, तो उसके बारे में हम लोग दोस्तों कल पढ़े थे। तो अभी बता देता हूँ, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद भी बेल आइकन का जो ऑल वाला होता है ना, उसको क्या करना है, प्रेस करना है बटन को, ताकि जितने भी मैं आपके लिए वीडियोस डालता हूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए आसानी से, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें और शेयर करें। तो दोस्तों मैं ज़्यादा ना बोलते हुए अभी क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रथम चरण को कल हम पढ़ रहे थे, उसी का थोड़ा सा चैप्टर और बचा है, उसको आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के क्या है, नक्शे को हम पढ़ लेते हैं तो अच्छा होता है। तो मध्य प्रदेश का मैं आपको नक्शा बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें थोड़ा सा एक आइडिया के तौर पे एक नक्शा जैसा बना लेना है। उतना अच्छा तो नहीं बना सकता, कोई मैं पेंटर नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा एक आइडिया लगा लेते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, कुछ इस प्रकार का मध्य प्रदेश का नक्शा है। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर, तो इसको मैं छोटा सा कर देता हूँ क्योंकि आज हम थोड़ा नीचे भी पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। तो ये मान लीजिए आप मध्य प्रदेश का ये एक नक्शा है। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, सबसे पहले हमने कल क्या पढ़ा था, इस क्षेत्र को हमने पढ़ा था कि ये क्या था, हमारा गोंडवाना गोंडवाना क्षेत्र था या महाकौशल क्षेत्र, दोनों में से कोई भी चीज कह सकते हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि इस जगह पे क्या हुआ था, गौड़ वंश की जो राज महारानी थी वो थी दुर्गावती। तो वो उस समय शासन करती थी। तो जब मराठाओं की विस्तारवादी नीति थी, तो मराठाओं ने नीचे से क्या किया, नागपुर से इन पर अटैक कर दिया और इसको 1740 के अंदर गोंडवाना क्षेत्र को मराठा साम्राज्य के अंदर शामिल कर लिया था, क्योंकि यही एक थोड़ा क्षेत्र बचा हुआ था जिस पे शासन मराठाओं का नहीं था। तो मराठाओं ने इस पे भी युद्ध करके, युद्ध जीत कर इस पे भी क्षेत्र पे अपना कब्जा कर लिया था। तो अब ये क्या होता है, ये मराठाओं का इस पे क्षेत्र पे कब्जा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, जब ये युद्ध करके जीत तो जाते हैं, शासन भी करना चालू कर देते हैं, और इसके बाद होता है 1818 में अंग्रेजों से इनका युद्ध होता है सन 1818 के अंदर, और इस युद्ध में मराठा युद्ध हार जाते हैं। तो दोस्तों जब युद्ध हार जाते हैं तो इस क्षेत्र को क्या होता है, ये क्षेत्र है, ये चला जाता है किसके अधीन, अंग्रेजों के अधीन चला जाता है। तो जब ये अंग्रेजों के अधीन चला जाता है, लास्ट यहाँ के शासन कौन कर रहे थे, अप्पा जी भोसले यहाँ पे क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। तो इसके बाद क्या होता है, ये तो चला गया, लेकिन अंग्रेजों को भी तो इससे इतने से तसल्ली नहीं थी, उनको भी तो पूरा देश चाहिए था ना, भारत में पूरे पे शासन करना था हमने। तो ये क्या करते हैं 1818 में, इसके बाद क्या हो जाता है, ये जो क्षेत्र होता है इस पर प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का क्या शासन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये लोग कमिश्नर को नहीं बैठा पाते हैं अभी भी। तो ये क्या हो जाता है, प्रत्यक्ष रूप से, मतलब डायरेक्ट उनका क्या हो जाता है, शासन हो जाता है किनका, अंग्रेजों का। अब ये जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, सपोज मानिए ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें भी ये क्या करते हैं, एक सीआईए का गठन कर देते हैं। तो दोस्तों ये क्या कर देते हैं, इसमें एक सीआईए का गठन कर देते हैं, सीआईए, मतलब सेंटर इंडिया एजेंसी। तो ये क्या कर देते हैं, सेंट्रल इंडिया एजेंसी का क्या कर देते हैं, गठन कर देते हैं। और ये करते कब है, 1854 के टाइम। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कब करते हैं, 1854 के अंदर, वर्ष 1854 में ये क्या कर देते हैं, सीआईए का गठन कर देते हैं, सेंटर इंडिया एजेंसी। सेंटर इंडिया एजेंसी का जब गठन हो जाता है तो ये क्या करते हैं,
पॉइंट लिख लेना, वर्ष 1854 CIA का गठन कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले क्या था, 1853 के अंदर हमारे भारत में किसको, लॉर्ड डलहौजी को भेजा गया था। तो लॉर्ड डलहौजी जो थे, तो इनकी थी फूट डालो शासन करो की नीति, प्लस इनकी एक नीति और थी कि जो राजा निसंतान थे, जिनके बच्चे नहीं थे, उनके राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय कर दिया जाता था। तो एक पॉइंट ये भी लिख लेना आप, वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी की नीति इसमें मैं आपको बता देता हूँ, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति क्या थी, निसंतान निसंतान जो राजा हुआ करते थे, उनके शासन को क्या करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय कर लेते थे। तो इसी समय क्या कर दिया था इन्होंने, इसको जो ये क्षेत्र था, कौन सा, गोंडवाना क्षेत्र था या महाकौशल क्षेत्र हम इसको बोल सकते हैं। तो इसको क्या था, 1818 में इनको चारों क्षेत्र को क्या कर लिया था, विलय कर लिया था। लेकिन फिर भी क्या हुआ, इन्होंने इसको जो हमारा ये था CIA, तो इसका तो गठन कब कर दिया, 1854 के अंदर। CIA का फुल फॉर्म भी लिख देता हूं इधर, सेंट्रल इंडिया एजेंसी। ठीक है, तो ये क्या था, सेंट्रल इंडिया एजेंसी का गठन कब हो गया था, 1854 के दौरान। अब इसी दौरान क्या होता है, एक 1857 में क्रांति हो जाती है, इस क्षेत्र के अंदर क्रांति हो जाती है। तो जब क्रांति होती है तो इन लोगों के अंदर क्या है, भय पैदा हो जाता है, किनके अंदर, अंग्रेजों के अंदर, कि कहीं ऐसा ना हो जीता हुआ राज्य भी हमारे हाथ से निकल जाए। तो अब ये क्या करते हैं दोस्तों, वर्ष 1861, मतलब क्या होता है, 1861 कब होता है, 54 के बाद ये पॉइंट है, पहला इसको कर लेना 53 को, इसके बाद 54 और उसका 61 को। तो 57 के बाद 61 आता है, तो 61 में इनके अंदर डर घुस जाता है। तो ये क्या कर देते हैं, वर्ष में CP का गठन कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या हो गया, 1861 के अंदर ये जो क्षेत्र था, गोंडवाना क्षेत्र और मराठा क्षेत्र, नर्मदा क्षेत्र, इनको क्या कर देते हैं, ये CP के अंदर, CP सेंट्रल प्रोविजन के अंदर क्या कर देते हैं, इसका विलय कर देते हैं दोस्तों। तो ये आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि इसका क्या कर दिया जाता है, विलय कर दिया जाता है। अब इसके बाद क्या करते हैं ये, जब 1861 में विलय करते हैं, तो उस समय कौन कौन था इनके साथ, नर्मदा क्षेत्र, ठीक है, इसके बाद था सागर क्षेत्र, इसके बाद था 3 पे महाकौशल क्षेत्र, इसके बाद था इन पे नागपुर क्षेत्र, अब ये क्या कर लेते हैं, चारों क्षेत्र पे इनका कब्जा हो जाता है। ठीक है, अब इस क्षेत्र पे इनका कब्जा तो हो जाता है, नागपुर तक के पूरे क्षेत्र पे इनका कब्जा हो जाता है।
तो अब ये क्या करते हैं, यहीं पे सीमित नहीं रुकने वाले थे अंग्रेज, तो इन्होंने आगे भी क्या कर दिया, 1864 के दौरान, 1864 वर्ष 1864 में निमाड़ निमाड़ कौन सा है, निमाड़ मैं बता देता हूं आपको, ये छोटा है, ये 1864 निमाड़। तो ये जो निमाड़ क्षेत्र है 1864 में क्या कर देते हैं, इसको भी यहां से अपने में विलय कर लेते हैं, किसमें, सीपी के अंदर। सीपी कल हमने पढ़ी थी ना, सेंट्रल प्रोविजन के अंदर, प्रोविज के अंदर, प्रोविजन के नहीं, प्रोविज के अंदर इसका भी क्या कर लेते हैं, विलय कर लेते हैं। अब विलय करने के फायदे क्या थे, यहां इनका डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष रूप से क्या था, इनका नियंत्रण था दोस्तों। तो अब क्या करते हैं, ये निमाड़ को 1864 के अंदर इसमें क्या कर लेते हैं, विलय कर लेते हैं या मिला लेते हैं। हैं ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो जाता है आपका 1864 के अंदर, 1864 के अंदर क्या करते हैं, ये निमाड़ क्षेत्र है जो ये वाला क्षेत्र, इसको भी क्या कर लेते हैं, सीपी में मिला लेते हैं। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, 1864 आया तो उस समय में निमाड़ को विलय कर लिया। अब ये इतने पे भी रुकने वाले नहीं थे, क्योंकि इनको पता था कि ये हमारा क्षेत्र हो चुका है, तो इसको ये क्या कर देते हैं 1861 में ही, ये भी क्या था, सीपी का गठन तो करते हैं और यहीं पे क्या कर देते हैं, कमिश्नर को नियुक्त कर देते हैं, इस क्षेत्र में एक कमिश्नर को बैठा देते हैं सीपी में, क्योंकि इनका प्रत्यक्ष रूप से हो गया था, तो प्रत्यक्ष रूप से इनको कोई दिक्कत नहीं थी, तो ये क्या कर देते हैं, कमिश्नर को भी यहाँ पे बैठा देते हैं इस क्षेत्र में, ठीक है, कमिश्नर को नियुक्त कर देते हैं। चलो यहाँ लिख देता हूं, कमिश्नरी क्षेत्र या कमिश्नर नियुक्त कर देते हैं, ठीक है, इसको कमिश्नरी क्षेत्र नियुक्त कर देते हैं या एक कमिश्नर को यहाँ पे बैठा देते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहता है, वही सेम नागपुर में। अब ये देखना कि जब तक ये लोग चलते जा रहे हैं आगे तक, ये हेडक्वार्टर नागपुर में ही रहेगा, मतलब मुख्यालय इनका, मुख्यालय कहाँ पे है, नागपुर के अंदर। कहाँ पे, ये नागपुर के अंदर, नागपुर के अंदर क्या है, मुख्यालय। मुख्यालय कहाँ है, नागपुर के अंदर। तो दोस्तों अब क्या होता है, इसके बाद 1864 के बाद 1903 के अंदर 1903 के अंदर क्या होता है, अंग्रेज हैदराबाद के जो निजाम है महबूबा अली खां, हैदराबाद के जो निजाम थे वो महबूब अली खां, इनको बोलते हैं कि आप अपना एक क्षेत्र था, बरार पड़ता है यहाँ पे हैदराबाद का, उस क्षेत्र को हमें रिलीज पे दे दीजिए 25 लाख वार्षिक आय पर, मतलब 25 लाख रुपए हम आपको इस जगह के लिए देंगे और इसमें हम उगाई करेंगे, कुछ भी करेंगे, आपको 25 लाख रुपए इसका राजस्व देंगे। तो हैदराबाद के निजाम क्या हुए, उस समय मान गए, मानना भी पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजों ने थोड़ा सा इन राजाओं को बहुत ही डरा दिया था, इनमें फूट डाल दी थी, और लॉर्ड डलहौजी ने तो और ही ज्यादा फूट डालो शासन करो की नीति की थी। तो इस क्षेत्र को क्या कर दिया जाता है उसी समय, सीपी है ना, ये भी क्षेत्र में क्या हो जाता है इनका, उस समय इसका राजस्व वसूलना किसको दे देते हैं, 25 लाख वार्षिक आय पे हैदराबाद के निजाम महबूब अली खां को। तो ये क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 1903 में हैदराबाद के निजाम
महबूबा महबूब अली खां से 25 लाख वार्षिक आय पर बरार क्षेत्र को लीज पर ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये जो बरार वाला क्षेत्र है इसको ये अंग्रेज क्या करते हैं 1903 में हैदराबाद के निजाम महबूब अली खां से 25 लाख की वार्षिक आय, मतलब हम आपको 25 लाख रुपए देंगे, ये जगह आप हमको उगाई के लिए दे दीजिए। तो इन्होंने भी, निजाम ने कहा कि यार ये उबड़ खाबड़ जगह है, हमारे काम की भी नहीं है, तो दे देते हैं इनको, होता भी है अपने काम में भी कोई बंजर हो तो दे देते हैं। तो इन लोगों ने कंपनी वगैरह लगा के इस पर अपना काम करना शुरू कर दिया। कब किया? 1903 के अंदर। तो जिन लोगों को अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। क्या होता है, अब आता है 1919 का समय। तो 1919 में क्या होता है कि भारत शासन अधिनियम लाया जाता है 1919। अब 1919 के अधिनियम से क्या होता है, जो बरार क्षेत्र है, जो ये बरार वाला क्षेत्र है, ये सीपी वाला क्षेत्र, निमाड़ वाला, यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, अभी तक क्या था कमिश्नर वाला क्षेत्र था, अभी इस पे क्या गवर्नर को बैठा देते हैं। तो अंग्रेज क्या करते थे, जो पूर्णतया उनका हो जाता था उस पर गवर्नर को नियुक्त करते थे, गवर्नर ही वहां का क्या है शासन को चलाता था। तो अब यहाँ क्या होता है दोस्तों, एक पॉइंट बनता है वर्ष 1919, इसमें क्या बनता है पॉइंट, भारत शासन, आपने सुना होगा भारत शासन अधिनियम नियम 1919। आपने जो कानून की किताबें पढ़ेंगे तो उस पर आप देखना भारत शासन अधिनियम लिखा होगा। तो कोई भी नियम अधिनियम बनाए गए तो उसको भारत शासन द्वारा बनाए गए। ये कब बनाया गया? 1919 के अंदर इनको बनाया गया था। तो दोस्तों 1919 में बनाया गया था। तो कई लोग बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम आता है उसमें पूछते हैं गवर्नर कमिश्नर से गवर्नरी क्षेत्र कब बनाया गया, तो वो लोग अधिनियम को देख के समझते हैं 1919 के अंदर। नहीं, 1919 में तो क्या हुआ, इसको पास किया गया था, लेकिन लागू कब कर दिया गया था, इसको लागू किया गया 1921 में, 1921 के अंदर। 1921 में इसको क्या कर दिया, कमिश्नरी क्षेत्र से गवर्नरी क्षेत्र में गवर्नरी क्षेत्र में बदली कर दिया, इसको कर दिया। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहां रहा, नागपुर के अंदर ही रहा, क्योंकि जितनी बार भी इसको बदला गया लेकिन हेडक्वार्टर इसका नागपुर को ही रखा गया था। तो ये क्या था, हेडक्वार्टर नागपुर में। नागपुर, ठीक है। तो दोस्तों इन्होंने सीपी तो बना दिया, इसको सब कुछ कर दिया। सीपी में इन्होंने क्या किया, कमिश्नर को बैठा था, कमिश्नरी क्षेत्र बनाया था।
अब इनको लगा कि कमिश्नरी क्षेत्र से भी काम नहीं चलेगा, अब गवर्नर बैठाना पड़ेगा इस जगह पे। तो पूर्णतः शासन करने के लिए इन्होंने क्या कर लिया, इस क्षेत्र पर गवर्नर को बैठा दिया। तो जो सीपी वाला क्षेत्र था, सेंट्रल प्रोविंस वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पे अभी गवर्नर को नियुक्त कर दिया। कब? 1921 के अंदर। अधिनियम कौन सा था? भारत शासन अधिनियम 1919 के अंदर। तो कभी भी ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर 1919 लेके आ जाए, 1921 आ जाए, तो आप गलती से 1919 पर लगा देना, क्योंकि ऑप्शन में कई बार मिल सकता है आपको, क्योंकि वो चाहते ही हैं कि 1919 पे ही ये लगाएंगे, क्योंकि अधिनियम आपने पढ़ लिया 1919। याद रखना, अधिनियम 1919 जरूर था, लेकिन 1921 के अंदर इसको बदली किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ रहा? नागपुर। आप आंख बंद करके नागपुर लगाते जाना, हेडक्वार्टर नागपुर ही रहेगा, क्योंकि ये सेंटर का जो एरिया था, इसको कंट्रोल करना नागपुर से काफी आसान था, इसलिए क्या कर दिया ना, नागपुर को रखा। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो CIA था 1854 के अंदर इसका गठन हुआ था। तो इसमें क्या क्या क्षेत्र थे उस समय? ये ग्वालियर की रियासतें हुआ करती थी, इंदौर की रियासत होलकर हुआ करते थे राजा यहाँ के, और सिंधिया यहाँ के ग्वालियर के हुआ करते थे, और ये हमारा विंध्याचल प्रदेश हुआ करता। तो इसकी भी क्या थी, एक भी हमारा क्या है, पार्ट 2 में आते थे, कौन सा? बुंदेलखंड और रीवा। ये हमारा क्या है, ये वाला बुंदेलखंड और रीवा का क्षेत्र था। ये हमारा क्या है, ग्वालियर का क्षेत्र था, और ये इंदौर वाला था, होलकरों का। तो ये क्या है, हमारी CIA, मतलब सेंट्रल इंडिया और एजेंसी का क्या हुआ था, गठन कर दिया था, ताकि इन पे क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब अंग्रेजों का क्या था, प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं था इस पे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब ये लोग इनकी बातों को मानते थे। जो भी यहाँ के राजा थे वो क्या करते थे, इनकी बात जैसा ये बोलते थे अंग्रेज, वैसा ही ये लोग करते थे। तो ये हो गया। इसके बाद क्या होता है, अब आ जाता है सबसे लास्ट में इसका विलय होने का समय। तो अब विलय होता है, तो सबसे पहले अब क्या होगा, बरार, जो बरार हमने पढ़ा था, इसका विलय होने वाला है। तो वर्ष 1936 में अंग्रेजों ने ने 25 लाख रुपए देना बंद कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, 25 लाख रुपए जो वार्षिक मिल रहा था इनको बरार में, हैदराबाद के निजाम को, ये यहाँ पे क्या कर दिया, रुपए देना बंद कर दिया। अब दोस्तों बंद कर देंगे तो वहां के राजा को भी दिक्कत होगी ना, तो इन्होंने क्या कर दिया, अंग्रेजों ने इस बरार वाले क्षेत्र को सीपी में मिला लिया, ये सीपी में। अब ये क्या हो जाता है, पूरा क्षेत्र, मतलब मान लीजिए आप ये वाला पूरा क्षेत्र सीपी एंड बरार, सीपी एंड बरार। आपने कई बार लोगों के मुंह से भी सुना होगा, मध्य प्रदेश का बोला दूसरा नाम था सीपी एंड बरार। नहीं, मध्य प्रदेश का नहीं, कुछ एक भाग थे उनका नाम था सीपी एंड बरार। तो दोस्तों ये हमने पढ़ लिया सीपी एंड बरार क्या था। तो यहाँ पे क्या होता है, 1936 के अंदर अंग्रेजों ने पैसा देना बंद कर दिया हैदराबाद के निजाम को, महबूब अली खां को। अब इसके बाद क्या हो जाता है, अब ये पूर्णतः अंग्रेज क्या कर देते हैं कि इसको पूरे क्षेत्र को 1936 के अंदर सीपी एंड बरार को नियुक्त कर देते हैं। 1936 में, 1936 के अंदर, और ये आपने देख ही लिया था 1854 में इसको क्या है, CIA नियुक्त कर देते हैं, क्योंकि इनको समझ में आ जाता है कि अब क्रांतिकारी कुछ करने वाले हैं, तो ये क्या कर देते हैं, इसको, इसका नाम चेंज कर देते हैं और पूर्णतः इसको अपने में विलय कर लेते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा मध्य प्रदेश का जो चरण पढ़ रहे थे, वो प्रथम चरण था। तो यहाँ पे हम जो चरण पढ़ रहे थे, इसमें हमारा चरण पूरा कंप्लीट होता है, और इसमें मैं एक दो चीज और रह गई थी तो वो बता देता हूँ। तो CIA का जो गठन किया गया था, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे रखा गया था, इन्होंने CIA का कहाँ पे रखा था, इन्होंने इंदौर में, इंदौर किया था। ठीक है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रखा गया था, CIA का इंदौर के अंदर। मैं पॉइंट भी लिख देता हूँ, CIA का
हेडक्वार्टर इंदौर। ठीक है, तो ये थोड़ा क्वेश्चंस देख लेना, इनमें से ही क्वेश्चन बनेंगे आप सभी के लिए। तो दोस्तों ये था मध्य प्रदेश का जो हम गठन के बारे में पढ़ रहे थे, तो प्रथम चरण था। तो प्रथम चरण के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया है कि क्या क्या घटनाक्रम हुए थे मध्य प्रदेश के प्रथम चरण में, मतलब स्वतंत्रता से पहले 1947 से पहले। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 1947 से लेके 1 नवंबर 1956, जब तक मध्य प्रदेश का गठन नहीं हो जाता उस समय तक का। तो जिन लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम कल इसी समय फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट चरण होगा हमारा। तो आप इंटरेस्ट लेके पढ़ें दोस्तों, क्योंकि इसी से हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आपने मध्य प्रदेश के गठन को अच्छे से पढ़ लिया तो आप एक भी क्वेश्चन मध्य प्रदेश गठन से नहीं छोड़ेंगे, ये तो कंफर्म है। जो चीज आपको नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं दोबारा से आपको उस चीज के बारे में विस्तार से समझा दूंगा।